नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम वेव में। दोस्तों, जो नीरज सर की बुक है साइंस की, उसका अपन स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करेंगे और इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। पढ़ते हुए हम उसी चैप्टर के अपन क्वेश्चन भी लगाएंगे और क्वेश्चन से प्रॉपर तरीके से सीखेंगे जो नीरज सर की जनरल साइंस वाला जो इंजेक्शन है वो। ठीक है दोस्तों, तो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा ध्वनि। ध्वनि का मतलब होता है साउंड। क्या हो गया दोस्तों? साउंड। यानी साउंड हम बोल रहे हैं, उसमें भी एक साउंड उत्पन्न हो रही है और इसी साउंड के द्वारा हम किसी को भी अपनी बात को आगे तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि मैं किसी से कोई फेस टू फेस बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे गले में से एक साउंड निकल रही है, यानी आवाज़ निकल रही है, ध्वनि निकल रही है, तभी सामने वाला सुन पा रहा है। और ध्वनि की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। जब तक माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि प्रॉपर तरीके से आगे नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो हमारा चैप्टर आज क्या रहेगा। आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा साउंड का। ठीक है दोस्तों, तो देखो साउंड में अपन क्या क्या पढ़ रहे हैं। देखो ये है अपना साउंड, ध्वनि। ठीक है, ध्वनि यानी साउंड। साउंड। आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं साउंड यानी ध्वनि। देखो ध्वनि, जिसे इंग्लिश में अपन साउंड भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है कि ध्वनि एक ऊर्जा का ही रूप है। दोस्तों ध्वनि क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। ध्वनि हमेशा कंपन से उत्पन्न होती है। दोस्तों हमारा गला, ये हमारे गले की साइज होती है। यहाँ पर ये छोटे छोटे ऐसे कुछ होते हैं। इनसे क्या है कि कंपन होता है। यहाँ पे एक कंपन सा होगा और कंपन से हमें ध्वनि यानी आवाज सुनाई देती है। ठीक है दोस्तों, बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। जब तक हमारे गले में, देखो हम जब भी बोलते हैं तो बोलते टाइम आप अपने गले को हाथ लगा कर देखो। जब हाथ लगा कर देखोगे तो आपको कुछ कंपन सा महसूस होगा। तो वो कंपन क्या है? कि वो एक ध्वनि उत्पन्न करने का ही सिस्टम है। तो बिना कंपन के कभी भी ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन कि कंपन क्या होता है यानी वाइब्रेशन क्या होता है। ठीक है, वाइब्रेशन देखो यहाँ ये लिखा हुआ है वाइब्रेशन। वस्तु के आगे यानी वस्तु के आगे या पीछे होने की गति को या दोलन कहते हैं, यानी कंपन या दोलन कहते हैं। देखो दोस्तों, कभी भी कोई वस्तु जैसे आगे गई, आगे जाने के बाद आगे गई, आगे जाने के बाद वो पीछे आई, फिर आगे गई पीछे आई, आगे गई पीछे आई, तो ऐसे मतलब ये कहना चाहता है कि किसी भी वस्तु के आगे पीछे होने की गति। अब ये नहीं है कि आप 1 मिनट के लिए आगे कर दिया फिर 1 मिनट बाद पीछे कर दिया, नहीं, वो एक निश्चित समय अंतराल के बीच ही आगे पीछे होती है। तो उसे अपन कंपन या दोलन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो कंपन और दोलन है, इस इसको प्रॉपर तरीके से समझाया गया है और ये बताया गया है कि दोस्तों कि कंपन क्या होता है और दोलन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ अपन को बताया गया है कि कंपन और दोलन समान है सिवाय इसके कि कंपन की आवृत्ति उच्च होती है जबकि दोलन की आवृत्ति बहुत कम होती है। अब देखो दोस्तों, अपन ने यहाँ कंपन और दोलन को बताया तो था। देखो यहाँ पीछे देखो, अपन ने यहाँ बताया था कि वस्तु के आगे या पीछे होने की गति को कंपन या दोलन कहते हैं। देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं कि अपन ये तो कह सकते हैं कि वस्तु के आगे या पीछे होने की गति को ही क्या कहते हैं अपन? कंपन या दोलन कहते हैं। लेकिन कंपन और दोलन में भी एक बेसिक सा क्या है? डिफरेंस है। वो क्या है डिफरेंस दोस्तों? तो वो यहाँ बताया गया है कि कंपन और दोलन समान तो हैं, ये बताया गया है। ये यहाँ देखो, आप यहाँ देखोगे कि कंपन और दोलन समान तो बताया गया है, लेकिन सिवाय इसके कि कंपन की आवृत्ति उच्च होती है। इस चीज को ध्यान रखना दोस्तों, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कंपन और दोलन में से किसकी आवृत्ति उच्च होती है। तो आपको इस चीज का ध्यान होना चाहिए कि जो ये आवृत्ति है वो किसकी उच्च होती है? वो होती है
कंपन की आवृत्ति उच्च होती है जबकि दोलन की आवृत्ति बहुत ही कम होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझाया गया। इसलिए दोलन ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते, पिंड के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, ये कहना चाहता है, कभी भी अपन को पूछ ले कि कंपन और दोलन में से कौन एक है जो ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन कहेंगे कि जो कंपन होता है वो क्या कर सकता है, ध्वनि उत्पन्न कर सकता है, जबकि दोलन ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकता। इस चीज का अपन को ध्यान रखना होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ध्वनि का संचरण क्या होता है। अब अपन ये एक चीज सीखेंगे कि ध्वनि कैसे गति करती है या कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान। तो यहाँ बताया गया है हमें कि ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ध्वनि का संचरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, संचरण। अब देखो, हम भी कहीं से एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पे अपन भी जा रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया, संचरण हो गया। जैसे आपके पास कोई बुक रखी हुई है, अगर आपको इस बुक को आपने कहीं से उठाकर थोड़ा सा आगे या थोड़ा बगल में रख दिया तो वो भी संचरण है, यानी वो क्या हो गया, बुक का संचरण हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये कहना चाहता है कि ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ध्वनि का संचरण कहलाता है। ध्वनि एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पर पहुंच रही है तो वो क्या हो गया, उसका संचरण हो गया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट है, जैसे ही कण कंपन करते हैं वे आसपास के कणों को स्थानांतरित करते हैं। जैसे मान लो अपन भी किसी चीज को किसी एक को दिया, फिर उसने किसी दूसरे को दे दिया, दूसरे ने किसी तीसरे को दे दिया, तो इसमें बताया गया है कि जैसे ही कण कंपन करते हैं वे आसपास के कणों को स्थानांतरित करते हैं और ध्वनि को माध्यम में आगे प्रसारित करते हैं। जैसे मान लो मैंने शुरू में आपको बताया था कि ध्वनि कभी भी बिना माध्यम के संचरण नहीं कर सकती है। क्या दोस्तों, कि ध्वनि कभी भी बिना माध्यम के संचरण नहीं कर सकती है। तो ध्वनि के माध्यम के लिए कणों की आवश्यकता होती है, और कण क्या करते हैं, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे के पास ये आपस में स्थानांतरित करते रहते हैं, तो ध्वनि को माध्यम में आगे प्रसारित करते हैं। ध्वनि एक तरंग के रूप में प्रसारित होती है। दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है, इसको मैं आपको रेड कलर से आपको ये बता दूं कि ये क्या कहना चाह रहा है कि ध्वनि एक तरंग के रूप में प्रसारित होती है। आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि ध्वनि कैसे प्रसारित होती है या ध्वनि के प्रसारण के बारे में बताइए, तो ध्वनि हमेशा तरंग के रूप में प्रसारित होती है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे आते हैं अपन, आगे कि तरंग एक गति करता हुआ कंपन है जो पदार्थ के माध्यम से प्रसारित होता है। यानी तरंग एक गति करता हुआ कंपन है। जैसे ही अपन ने किसी चीज को, मतलब अपन ने बोला, तो वो बोलते ही वो किसी माध्यम के उसके अंदर अगर कोई माध्यम होगा तभी वो आगे जा पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया। अब अपन ने यहाँ तक तो इस चीज को समझा, लेकिन इसमें एक वर्ड आया कि तरंग। ठीक है दोस्तों, तो ये तरंग क्या होता है। देखो, अपन ने कंपन को समझा। कंपन क्या होता है कि वस्तु के आगे या पीछे जाने की स्थिति को अपन कंपन कहते हैं। दोलन समझा, दोलन भी वही चीज है कि वस्तु के आगे या पीछे जाने की प्रवृत्ति को अपन क्या कहते हैं, दोलन कहते हैं। लेकिन इन दोनों चीजों में अपन ने क्या डिफरेंस देखा कि कंपन क्या होता है कि कंपन की आवृत्ति उच्च होती है जबकि दोलन की आवृत्ति कम होती है। तीसरा क्वेश्चन अपन ने देखा कि ध्वनि एक तरंग के रूप में प्रसारित होती है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन देखते हैं। देखो, तरंगे तरंगे क्या होती हैं। अब अपन ने देखा कि तरंगे क्या होती हैं। देखो दोस्तों, तरंगे दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती हैं तरंगे। तरंगे दो प्रकार की होती हैं, जो कौन कौन सी हैं मैं आपको एक बार बता दूं। एक तो होती है विद्युत चुंबक तरंग। क्या होती है, विद्युत चुंबक तरंग। क्या होती है दोस्तों, विद्युत चुंबक तरंग। और एक होती है दोस्तों यांत्रिक तरंग। कौन सी होती है, यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंगे। यानी विद्युत चुम्बकीय जो तरंगे होंगी उन्हें हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जानेंगे। और जो यांत्रिक तरंगे होंगे उनको अपन किस नाम से जानेंगे,
मैकेनिकल वेव के नाम से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों अलग अलग कैसे हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या हैं और यांत्रिक तरंगे क्या हैं, ये चीजें भी अपन देखते हैं। देखो, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन के रूप में प्रसारित होने वाली तरंगे, क्या कहना चाह रहा है कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, यानी उसमें विद्युत भी होनी चाहिए, उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी होना चाहिए, तो ऐसी तरंगों को क्या करेंगे अपन, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहेंगे। देखो, नाम में ही अपन को पता चल रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन के रूप में प्रसारित होने वाली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। इन्हें प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि इन्हें प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी विद्युत चुम्बकीय जो तरंगे होती हैं उन्हें प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये सभी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। अब आप कहोगे कि दोस्तों कि सर ये अनुप्रस्थ तरंग क्या है, तो इसको भी अपन आगे प्रॉपर तरीके से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, एक तो अनुप्रस्थ तरंग होती है और एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है, तो ये आगे अपन समझेंगे। यहाँ से अपन ने क्या पॉइंट निकाला, यहाँ से पॉइंट निकाला है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र के दोलन के रूप में प्रसारित होती है और इन्हें प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्या होती है? विद्युत चुम्बकीय। ये सभी तरंगे क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से में रखना कि ये क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं अपनी यांत्रिक तरंगे। कौन सी? यांत्रिक तरंगे, जिन्हें अपन मैकेनिकल वेव के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? मैकेनिकल वेव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मैकेनिकल वेव। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव कहते हैं। देखो, मैकेनिकल वेव क्या होती है? एक यांत्रिक तरंग एक तरंग है जो पदार्थ का एक दोलन और एक माध्यम के माध्यम से ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार है। देखो दोस्तों, ये लैंग्वेज आपको समझ में नहीं। एक यांत्रिक तरंग एक तरंग है जो पदार्थ का एक दोलन, यानी एक दोलन का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये है कोई पॉइंट, यहाँ से कोई वस्तु इधर गई और इधर आ गई। ठीक है दोस्तों, ये इसका एक दोलन हो गया। एक दोलन और एक माध्यम से ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होती है। प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी इस पूरी डेफिनेशन का मतलब ही यही है कि जो यांत्रिक तरंगे होते हैं उनके प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। ठीक है।